एक मिनट 2 मिनट में वेट कर रहा हूँ ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ये सॉकेट की एक एग्जांपल है जावा के अंदर, इसको हम डिस्कस करें। मीनवाइल कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट के। अब ये कोड क्या है और किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा डिटेल है कि आपके जो सॉकेट्स हैं वो कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, यानी वो टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं, या कनेक्शन लेस हो सकते हैं और यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं। ये दोनों जो है नेटवर्क की चीजें हैं। टीसीपी में बेसिकली जो है वो आपके पास जो है एक्नॉलेजमेंट आती है। जैसे जैसे आपका एक मैसेज जाता है, वो जब वो रिसीवर को रिसीव हो जाता है तो जो सेंडर है उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल रही होती है। यूडीपी जो है उसको आप कहते हैं ये कनेक्शन लेस है, आप पैकेट्स जो है वो भेजते जाते हैं। जो रिसीवर है उसको वो पैकेट्स मिलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई दरमियान में से पैकेट जो है वो मिस हो जाए तो वो रिसीवर क्या करता है कि वो सेंडर को दोबारा बता देता है कि ये वाला पैकेट जो है वो मुझ तक नहीं पहुंचा है, तो ये पैकेट जो है वो दोबारा रीट्रांसमिट किया जा सके। उसके बाद मल्टीकास्ट सॉकेट्स हैं। ये ऐसी सॉकेट्स होती हैं जिसके जरिए हम मल्टीपल रेसिपिएंट्स को एट द सेम टाइम जो है वो मैसेज जो है वो भेज सकते हैं। जिस तरह ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट में आप सबको भेज रहे हैं। मल्टीकास्ट में आप एक से ज्यादा लोगों को भेज रहे हैं, एक से ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं उनको जो है वो डाटा भेज रहे हैं। अब हम आते हैं इस कोड की तरफ। ये जावा का कोड लिखा हुआ है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने जावा जो है पढ़ी नहीं हुई, लेकिन इसकी कुछ रीजन है कि ये कोड जावा में लिखा है। इससे पहले जितने भी आपने कोड स्निपेट देखे वो सी के कोड थे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने शेयर्ड मेमोरी में देखे और उसके अलावा मैसेज पासिंग में देखे। तो उसकी वजह ये है कि सॉकेट को क्रिएट करना, उससे कम्युनिकेट करवाना, उसमें जावा में ज्यादा आपको जो है वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज और क्लासेस मिल जाती हैं जिनके जरिए आप इजीली जो है वो इसका कोड लिख सकते हैं सॉकेट का। यही कोड अगर आपको सी या सी प्लस प्लस में लिखना पड़ जाए तो हो सकता है आपके पास 500 लाइंस का कोड बन जाए, 1000 लाइंस का कोड बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वर का कोड जो है वो हार्डली 25 से 30 लाइनों का कोड है, ये इससे भी कम होगा। और इतना की कोड जब वो आपका क्लाइंट का कोड होगा। इसके जो डिफरेंट पोर्शन है इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं। इनको आप समझ सकते हैं कि ये उसी तरह की चीजें हैं जिस तरह आप सी के अंदर या सी प्लस प्लस में इंक्लूड की स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं जावा डॉट नेट डॉट स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब ये है कि वो जो पैकेज है जावा डॉट नेट उसमें जितनी भी क्लासेज है उनको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसी तरह जावा डॉट आईओ डॉट स्टैरिक का मतलब ये है कि जावा डॉट आईओ का जो पैकेज है उसमें जितनी भी क्लासेज हैं उनको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई। जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसमें हर एक जो कोड होगा वो किसी ना किसी क्लास के अंदर लिखा हुआ होगा। इवन आपका मेन फंक्शन जो है वो भी क्लास में होगा। और मेन फंक्शन जो है इसमें हमेशा स्टैटिक होता है। स्टैटिक किस वजह से होता है कि ये आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। अगर आप इसको नॉन स्टैटिक बना देंगे तो नॉन स्टैटिक का मतलब ये है कि इसको कॉल करने के लिए आपको इसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, इस क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। और हम इसको जो है वो बगैर इंस्टेंस बनाए जो है वो कॉल करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हम इस एंट्री पॉइंट के अंदर आ जाए। उसके बाद बाकी सारा जो कोड लिखा है वो आप ये देख सकते हैं कि ये ट्राई ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है, ट्राई यहाँ पे खत्म हो रहा है, और उसके बाद कैच का ब्लॉक है।
और कैच का ब्लॉक यहाँ पे से शुरू हो रहा है और यहाँ से खत्म हो रहा है। अब ये ट्राई और कैच क्यों है? ट्राई और कैच जो होते हैं वो आपकी जो रन टाइम एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। रन टाइम एरर किस तरह की हो सकती है? रन टाइम एरर ये हो सकती है कि आप एक फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फाइल वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। इस चीज का आपको कंपाइल टाइम के ऊपर नहीं पता चल सकता है। जब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, वो उस फाइल को रीड करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि फाइल वहां पे मौजूद नहीं। इसी तरह यहाँ पे जिस तरह हम सॉकेट का कोड डिस्कस करने लगे हैं, तो हम एक सॉकेट बना रहे हैं। जब हम ये कॉल देंगे, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कि सर्वर सॉकेट सॉक इज इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट, और यहाँ पे हम पोर्ट नंबर दे रहे हैं कि किस पोर्ट के ऊपर जो है वो हम सॉकेट बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ सकती है। हो सकता है ये जो पोर्ट है वो इसको कोई और प्रोसेस यूज कर रहा होगा। अगर कोई और प्रोसेस यूज कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन मैसेज मिलेगा। आप यहाँ से जंप करके कैश ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और कैश सिंपली क्या करेगा कि जो भी आपका एरर है उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करके एग्जिट कर जाए। ठीक है, तो ये सारा जो मैंने आपको मैकेनिज्म बनाया कि ट्राई कैच आप क्यों यूज करते हैं। और पहली लाइन से हम दोबारा शुरू करते हैं कि यहाँ पे हम एक सॉकेट बना रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि उसकी जो पोर्ट है, जिस पोर्ट के ऊपर वो लिसन कर रही है, वो पोर्ट जो है वो 6013 पोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद हम एक इनफाइनाइट लूप चला देते हैं, वाइल ट्रू। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि सॉकेट क्लाइंट इज इक्वल टू सॉक डॉट एक्सेप्ट, यानी ये वाली जो सॉकेट हमने बनाई है यहाँ पे ये कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये एक ब्लॉकिंग लाइन है। ब्लॉकिंग लाइन का मतलब ये है कि जब तक इसको क्लाइंट से जो है वो कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी, आपका कोड जो है वो यहाँ पे फंस जाएगा, वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, हाल्ट हो जाएगा, इससे आगे वाला कोड नहीं चलेगा। ठीक है, जब भी इसको क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप एक प्रिंट राइटर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको कहते हैं न्यू प्रिंट राइटर क्रिएट कर दें, और उसके ऊपर जो आउटपुट स्ट्रीम है, यानी जिसकी आउटपुट के ऊपर आपने लिखना है, जिसकी आउटपुट के ऊपर आपने प्रिंट करना है, वो कौन सी है? वो क्लाइंट की आउटपुट स्ट्रीम है। यानी क्लाइंट के ऊपर आप मेथड कॉल करते हैं क्लाइंट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, वो क्लाइंट की आउटपुट स्ट्रीम आपको दे देता है और उसके जरिए आप एक प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट जो है वो बना लेते हैं। और ये एक ट्रू का हमने जो है वो दिया हुआ है, इसका मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि ये ट्रू क्या करता है, ये कौन सा वेरिएबल है, इसको हम देख लेंगे इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद जो हमने प्रिंट राइटर बनाया उसके ऊपर हम कहते हैं पी आउट, यानी प्रिंट राइटर का जो हैंडल था या उसका जो वेरिएबल था वो लिखा, डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन होता है प्रिंट लाइन के लिए। ठीक है, यानी आप जो भी लिखें उसके बाद लाइन ब्रेक दे दें, तो उसको करने के लिए आप कहते हैं कि प्रिंट एल एन। और साथ में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट डॉट टू स्ट्रिंग, यानी हम करंट डेट जो होगी सिस्टम की उसको प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद लाइन ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम क्लाइंट डॉट क्लोज, यानी हम अपना कनेक्शन जो है वो क्लाइंट के साथ उसको क्लोज कर देते हैं। जब क्लोज करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपकी कंडीशन हमेशा ट्रू है तो आप एक नए क्लाइंट का वेट करेंगे। ठीक है, तो आप जितने भी क्लाइंट आते जा रहे हैं उनको उनका कनेक्शन एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, और कनेक्शन एक्सेप्ट करने के बाद आप उनकी आउटपुट स्ट्रीम जो है उसके ऊपर करंट डेट जो है उसको प्रिंट करते हैं, और उसके बाद आप करंट कनेक्शन जो है उसको क्लोज करते हैं और नए कनेक्शन के लिए वेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो इस कोड के अंदर होगा। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं, इसी वजह से ये जो हमारा क्लास का नाम है उसको हमने रखा है कि ये डेट सर्वर है, कि ये आपको करंट डेट जो है वो रिटर्न कर रही है। अब इसमें आप एक चीज गौर करेंगे कि ये क्लाइंट के कनेक्शन के लिए वेट करता है, और जब भी इसको क्लाइंट का कनेक्शन मिल जाता है ये उसके ऊपर कुछ डाटा उसको सेंड करता है और कनेक्शन को क्लोज कर देता है। तो ये टिपिकल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एक एग्जांपल है, जिसमें सर्वर जो है वो क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, बल्कि वो उसकी रिक्वेस्ट का वेट करता है, और जो रिक्वेस्ट हो उसको सर्व करता है, उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर देता है। यही एग्जैक्टली जो क्लाइंट सर्वर का मॉडल है ये हमारे वेब सर्वर में भी होता है, कि जब भी हम कोई यूआरएल जो है ब्राउजर में लिखते हैं, हमारा वेब सर्वर जो है वो उसका कंटेंट हमें रिटर्न कर देता है और कनेक्शन क्लोज कर देता है। अब हम आते हैं जो क्लाइंट का कोड है उसकी तरफ। ये उसमें ये बाकी सारी चीजें वही हैं। अब ये वाली जो क्लास है इसका नाम हमने रखा हुआ है डेट क्लाइंट।
उसी तरह से हमारा मेन फंक्शन है, ये ट्राई और कैच ब्लॉक जो है ये भी उसी तरह से हैं। इनका मैंने पर्पस बता दिया। उसके बाद हम एक सॉकेट क्रिएट करते हैं। सॉकेट किस तरह की क्रिएट करते हैं उसके ऊपर हमने बता दिया कि उसमें जो होस्ट है वो हमारा लोकल होस्ट है, यानी हमारा लूप बैक एड्रेस है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, जब हम लूप बैक एड्रेस लिख रहे हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम दोनों जो हमारे पास क्लाइंट और सर्वर हैं उनको हमने एक ही मशीन के ऊपर चलाना है, और पोर्ट नंबर हमने वही दी है जिसके ऊपर हमारा सर्वर जो है वो लिसन कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सॉक डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, यानी जो कनेक्शन हमारा बना है उसकी इनपुट स्ट्रीम लेते हैं, और उसकी इनपुट स्ट्रीम के ऊपर हम एक बफर्ड रीडर जो है वो बनाते हैं। जिस तरह वहां पे हमने प्रिंट राइटर बनाया था, यहाँ पे हम बफर्ड रीडर बनाते हैं, क्योंकि इसमें से हमने डाटा जो है वो रीड करना है जो डाटा सर्वर ने हमें रिटर्न किया था। ठीक है। तो हम ये नया एक जो है वो बफर्ड रीडर बनाते हैं और इसकी जो इनपुट स्ट्रीम है उसको इसमें पास कर देते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि स्ट्रिंग लाइन, यानी स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लाइन बना दिया, और लाइन बाय लाइन जो है हम उसमें से रीड कर रहे हैं कि लाइन बाय लाइन इज इक्वल टू बिन डॉट रीड लाइन नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक सर्वर जो है वो हमें जो लाइंस वो रिटर्न कर रहा है वो नल नहीं हो जाती, तो जो भी सर्वर ने रिटर्न किया है वो हम क्या करेंगे, वो हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देंगे। कंसोल के ऊपर प्रिंट करने के लिए ये कमांड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सॉकेट जो है उसको क्लोज कर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई वाइल लूप नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा क्लाइंट चलेगा, वो एक कनेक्शन क्रिएट करेगा सर्वर के साथ, सर्वर जो है उसको डेट भेजेगा, ये उसको डेट को जो है वो अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद ये जो प्रोग्राम है ये एग्जिट कर जाए। ठीक है। इन दोनों प्रोग्राम को मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों प्रोग्राम को आप चला के देखने की कोशिश करें। चला के देखने के लिए आपको ये चीजें चाहिए, आपको जेडीके चाहिए। अब जेडीके क्या है, ये है जावा डेवलपमेंट किट। इसको आप डाउनलोड करें और विंडोज के लिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अवेलेबल है, विंडोज के ऊपर इंस्टॉल करें। तो किसी एक जो प्रैक्टिकल सेशन है उसमें हम ये दोनों कोड स्निपेट जो हैं उनको मैं आपको कंपाइल करना भी बताऊंगा और उसको एग्जीक्यूट करके करना भी बताऊंगा। सर इसके लिए ऑनलाइन फ्री कंपाइलर वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे? ऑनलाइन फ्री कंपाइलर अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो कंपाइलर होता है ना, ये जो जावा है ये हाइब्रिड लैंग्वेज है। इसने पहले जी कंपाइल होना है, कंपाइल होने के बाद इसकी यानी जो अभी ये क्लासेस हैं इनको हम सेव करेंगे डॉट जावा के नाम से। जब ये कंपाइल हो जाएंगी जी तो ये सर। डॉट क्लास फाइल्स बन जाएंगी, ये ऑब्जेक्ट फाइल्स बन जाएंगी। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फिर जेवीएम चाहिए होगी, जावा वर्चुअल मशीन। तो जब आप जेडीके इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा, उसमें जावा का कंपाइलर भी आ जाएगा, जावा का इंटरप्रेटर भी आ जाएगा और उसकी वर्चुअल मशीन भी आ जी सर। जाएगी। उसके बाद आ जाता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। प्रोसीजर कॉल का तो आपको पता है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको प्रोसीजर कॉल का ना पता हो? फंक्शन पढ़े हैं आपने? सी में, सी प्लस प्लस में फंक्शंस पढ़े हुए हैं? जी सर। जी सर पढ़े। यस सर। फंक्शन को आप प्रोसीजर भी कहते हैं, कहते हैं या नहीं कहते? सर अब समझ आ गई है इसकी, ठीक है। फंक्शन कॉल को सी प्रोसीजर कॉल जो कहेंगे। है, सी प्लस प्लस जो है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक है। उसके जो फंक्शन है उसको हम प्रोसीजर भी कह सकते हैं। आप अपने काम को जो है वो डिवाइड करते हैं इन फंक्शंस या प्रोसीजर्स, और उसको एक फंक्शन से दूसरे को कॉल करते हैं, तो वो आपके पास एक प्रोसीजर कॉल है। अब रिमोट प्रोसीजर कॉल का क्या मतलब है कि आपके पास एक जो प्रोग्राम है वो इस मशीन पे चल रहा है जिसपे आप जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। अब जिस प्रोसीजर को आपने कॉल करना है वो दुनिया में कोई कहीं और कंप्यूटर पड़ा हुआ है। ठीक है, लाइक लाहौर में पड़ा हुआ है, इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है, या इवन मुल्क से बाहर कहीं पड़ा हुआ है। तो वो प्रोसीजर आपने कॉल करना है, इस चीज को कहते हैं कि रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। तो उसके लिए होता क्या है कि स्टब्स जनरेट होते हैं। अब इसको देखते हैं कि स्टब होता क्या है। स्टब क्या होता है, ये बेसिकली उसकी प्रॉक्सी होती है, यानी जो आपका रिमोट जगह के ऊपर आपका फंक्शन या प्रोसीजर पड़ा हुआ होगा, ये उसकी प्रॉक्सी होगी। प्रॉक्सी से मतलब क्या है, ये उसके जो नाम होगा, उसके जो पैरामीटर होंगे, उसका जो एड्रेस होगा, ये सारी चीजें जो है वो आपके पास स्टब के अंदर मौजूद है। ठीक है। उसके बाद होता ये है कि क्लाइंट क्या करता है कि क्लाइंट साइड का स्टब जो है वो लोकेट करता है सर्वर को, यानी कि सर्वर के ऊपर आपका रिमोट प्रोसीजर पड़ा हुआ है, एंड मार्शल्स द पैरामीटर।
अब पैरामीटर मार्शलिंग जो है इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपने जो पैरामीटर भेजने हैं वो फॉर एग्जांपल अगर आप जावा में आरपीसी कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो आरपीसी की सपोर्ट है वो जावा में काफी अच्छी है। इसका एक फ्रेमवर्क है कोरबा, तो उसमें उसी के जो कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर जो है वो आरपीसी को डिस्कस किया जाता है। तो मार्शलिंग का मतलब क्या होगा? आपने पैरामीटर भेजे हैं, एक पैरामीटर जो है वो आपकी इनपुट स्ट्रीम जो स्ट्रीम है, एक जो है वो आपका इंटीजर है, एक जो है वो अरे है। अब इन्होंने ओवर द नेटवर्क ट्रेवल करना है। अब इन ऑब्जेक्ट का नेटवर्क को नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, इन पैरामीटर्स को जो है वो किसी कॉमन फॉर्मेट जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किसी एक्सटर्नल फॉर्मेट के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, और जो आपका रिसीवर है उसको पता है होता है कि ये जो मुझे एक एक्सटर्नल फॉर्मेट में जो पैरामीटर्स आए हैं, इनको मैंने अनमार्शल किस तरह से करना है, इसको मैंने अनपैक जो है वो किस तरह से करना है, इनको मैंने यूज किस तरह से। तो ये तो मकसद था। आपके पास जो स्टब है वो क्या करती है और मार्शलिंग क्या होती है। इसमें दो ही टेक्निकल चीजें हैं कि आपका जो स्टब है वो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है आपके रिमोट प्रोसीजर के मतलब, और उसमें उसका एड्रेस होता है, उसमें उसके पैरामीटर की डिटेल होती है। उसके अलावा जो स्टब क्लाइंट स्टब होता है उसका काम ये होता है कि उसने जो पैरामीटर्स जो है उनको मार्शल करना। फॉर्मेट के अलावा एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं लिटिल एंडियन और बिग एंडियन, यानी डाटा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो लिटिल एंडियन है या बिग एंडियन है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब बाइनरी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि 1110, 4 बिट्स हैं उसमें। अब जो लिटिल एंडियन है उसको वो, और बिग एंडियन है वो उसको डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। एक जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसको लेफ्ट साइड पे रखेगा, दूसरा जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसको राइट साइड पे रखेगा। तो एक आर्किटेक्चर पे ये जो है ये 1110 रहेगी, और दूसरे आर्किटेक्चर के ऊपर जो है ये 0111 बन जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है लिटिल एंडियन और बिग एंडियन का। तो ये चीजें जो है ये भी मार्शलिंग और अनमार्शलिंग के दौरान जो है ये हैंडल हो। ये वो सारी चीजें हैं कि एक्सटर्नल डाटा रिप्रेजेंटेशन, बिग एंडियन और लिटिल एंडियन। और यूजुअली आपके पास जो ओएस है वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसको मैच मेकर कहते हैं, जो कि क्लाइंट और सर्वर को आपस में कनेक्ट करती है कि ताकि वो जो अपनी सर्विस कॉल है, जो रिमोट प्रोसीजर कॉल है, उसको फैसिलिटेट किया जा सके। तो इसका जो डाटा, जिसका जो फ्लो डायग्राम है उसको हम देख लेते हैं कि जो यूजर है, यानी जो हमारा क्लाइंट है, वो कॉल करता है कर्नल को टू सेंड आरपीसी मैसेज टू प्रोसीजर एक्स। अब एक्स जो है ये हमारा रिमोट प्रोसीजर है। तो हमारा क्लाइंट जो है वो सबसे पहले कर्नल को एक कॉल करता है कि उसने आरपीसी मैसेज भेजना है प्रोसीजर एक्स को। कर्नल क्या करता है, कर्नल सेंड्स मैसेज टू मैच मेकर, यानी जो सर्विस जो है वो उसने प्रोवाइड की है, टू फाइंड द पोर्ट नंबर के आपका जो रिमोट प्रोसीजर है वो किस पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा है फ्रॉम क्लाइंट। अब ये उस रिक्वेस्ट की डिटेल है कि ये रिक्वेस्ट किसे जा रही है, फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। पोर्ट जो है ये मैच मेकर ने फाइंड करनी है। उसका जो रिप्लाई होगा वो एड्रेस होगा फॉर द आरपीसी एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मैच मेकर रिसीव्स द मैसेज और उसका जो है वो जवाब तलाश करता है। उसके बाद क्या करता है कि मैच मेकर रिप्लाइज टू द क्लाइंट विद पोर्ट पी, कि मैच मेकर जो है उसकी पोर्ट जो है उसको फाइंड करता है और क्लाइंट को बताता है जी कि ये पोर्ट है जिसके ऊपर आपने कम्युनिकेट करना है। अब ये मैसेज जो है ये किस तरह से हो रहा है, फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, पोर्ट जो है वो कर्नल को बता दी गई है, री उसका जो है वो आरपीसी एक्स है। ठीक है, और पोर्ट जो है वो उसने बता दी किसकी पोर्ट जिसके ऊपर कम्युनिकेट कर रहा है वो पोर्ट नंबर पी है। पी कुछ भी हो सकता है, उसकी जो पोर्ट नंबर होगी ये वो, ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लाइक हमने कहा था कि पोर्ट नंबर जो है वो 1024 से नीचे जो है फिक्स है, उससे ऊपर जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये 1024 से नीचे भी पी की वैल्यू हो सकती है, उससे ऊपर भी हो सकती है। उसके बाद कर्नल क्या करता है, कर्नल प्लेसेस द पोर्ट पी इन यूजर आरपीसी मैसेज, यानी जो यूजर ने रिमोट प्रोसीजर कॉल का जो मैसेज लिखा था उसमें ये पोर्ट नंबर जो है वो इंसर्ट कर देता है जी कि इस पोर्ट के ऊपर जो है वो आरपीसी होनी है। कर्नल जो है वो आरपीसी मैसेज जो है उसको फॉरवर्ड कर देता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। पोर्ट जो है वो पी है और साथ उसके जो है वो कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंटेंट में क्या होगा, रिमोट प्रोसीजर कॉल के जो पैरामीटर होंगे वो यहाँ पे कंटेंट में होंगे।
उसके बाद यहाँ पे एक डीमन है। डीमन यूजुअली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमेशा लिसन कर रहा होता है। लिसनिंग टू द पोर्ट पी रिसीव मैसेज, तो जो रिमोट प्रोसीजर कॉल को लिसन कर रहा है जो डीमन, वो इसको रिसीव करता है इस मैसेज को। उसके बाद वो क्या करता है, वो प्रोसेस करता है इस रिक्वेस्ट को और उसकी आउटपुट जो है वो सेंड कर देता है। अब यहाँ पे मैसेज क्या बना, फ्रॉम आरपीसी पोर्ट पी टू क्लाइंट पोर्ट कर्नल और आउटपुट। ठीक है, आरपीसी जो है उसने पोर्ट पी से मैसेज भेजा, किसको भेजा, टू क्लाइंट को, और किस पोर्ट के ऊपर भेजा जो कि कर्नल ने स्पेसिफाई की थी, और उसके कंटेंट्स क्या थे, उसके कंटेंट थे आउटपुट ऑफ द रिमोट प्रोसीजर का। उसके बाद कर्नल क्या करता है, वो रिसीव्स द रिप्लाई और पासेज इट टू द यूजर। यहाँ पे यूजर जो है वो ह्यूमन यूजर नहीं है, बल्कि इसमें वो प्रोसेस है जो कि आरपीसी को इनिशिएट करता है। तो कर्नल जो है ये सारा डाटा जो है वो इनिशियल जो आपका इनिशिएटर होगा उसको सेंड कर दे। तो इसमें कोई चीज ऐसी जो समझ ना आई हो, जो आप पूछना चाहें तो पूछ लें। क्लियर है सब लोगों को? यूजर का क्या बताया आपने? यूजर यहाँ पे जो लिखा हुआ है जहाँ जहाँ पे भी, तो ये ह्यूमन यूजर नहीं है, ये बल्कि वो प्रोसेस है जो कि आरपीसी को इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, यानी यूजर कॉल्स द कर्नल टू सेंड आरपीसी, तो इसमें यूजर से मुराद ह्यूमन यूजर नहीं है, बल्कि वो प्रोसेस है जो कि रिमोट प्रोसीजर कॉल को इनिशिएट कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि वो प्रोसेस है जो कि आरपीसी का जो क्लाइंट है। इसके अलावा बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना आज का लेक्चर जो है यहाँ पे हम कंक्लूड करें। नो सर। चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलते। जी जी बोलें बोलें बोलें। एनी क्वेश्चंस? नो सर। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को मिलते हैं कुछ चैप्टर 4 के साथ। और जो आपके प्रैक्टिकल हैं उसमें से कुछ कंटेंट मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंडे को जो है वो आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। ओके जी, टिल देन अल्लाह हाफिज। नहीं सर, प्रैक्टिकल अब फिजिकल क्लासेस में ही करवाएं, ऐसे समझ नहीं लगती। बेटा प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो इंस्टॉलेशन है, लाइक वर्चुअल मशीन के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि आपको लाइनेक्स की इंस्टॉलेशन बता दूं, तो वो हम शायद इस सेशन में कर सकते हैं। तो कुछ सर चीज़ें ऐसे ऐसी कुछ भी होंगी जो समझ नहीं फिजिकल आता। करने। जी जी बताएं। सर फिजिकल क्लासेस में ही प्रैक्टिकल के बारे में बता दें। मैं देखूंगा नेक्स्ट, मैं एक लेक्चर में ट्राई करूंगा उसको, उसके बाद मैं आपसे फीडबैक ले लूँगा। ओके सर। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।